जय हिंद आप सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। रिवीजन हम लोग को करना है एसपीडी साइंस। एसपीडी साइंस जो रेलवे सामान्य विज्ञान का है, और अभी लास्ट जो समय है एग्जाम का, तो इसमें क्या करना है, रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए और रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं अब। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आप लोगों को, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। सुनिएगा, कमेंट कमेंट कीजिएगा और सुनिएगा अच्छे से। दो एक दो बार रिपीट कर देते हैं हम, और रिपीट जब करते हैं तो सुन लीजिएगा दो बार, इतना ही में याद हो जाएगा। और बस याद करना है अभी। और जो बोले थे कि अभी जो कितना क्वेश्चन बैंक जो आज है 33 है, यानी कि 33 नंबर वाला है क्वेश्चन बैंक। और इससे पहले जो हो गया है 32 नंबर तक, तो वो बोले थे कि रिवीजन करके आने के लिए, रिवीजन करके आने के लिए बोले थे। आप लोग अगर कर लिए होंगे रिवीजन तो सही है, याद होगा और अच्छे से। और नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा अब। बुक से रिवीजन करने में सही रहेगा, वीडियो नहीं देखिएगा ज़्यादा, और बुक से ही कर लीजिएगा रिवीजन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर, यानी कि पानी जो है वह जब बर्फ में घनीभूत होता है, यानी कि पानी का जो बूंद बूंद होता है वह क्या होता है, घनीभूत, यानी इकट्ठा होकर और वह जम जाता है, तो क्या बनता है, पानी को बर्फ, यानी कि बर्फ बन जाता है घनीभूत होकर। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा जो होता है, यहाँ पर ये गलत है, ये युक्त जो है यह गलत है। क्या होता है, ऊष्मा मुक्त हो जाता है। क्या होता है, ऊष्मा मुक्त हो जाता है। ऊष्मा मुक्त हो जाता है। ऊष्मा क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और जब बर्फ से पानी बनाएंगे, बर्फ से जब पानी बनाएंगे तो क्या होगा, बर्फ से जब पानी बनाएंगे तो उसमें ऊष्मा क्या होगा, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। विजय पाल जी, राधे राधे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखेंगे, ठोस, द्रव तथा गैस में, यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस, पदार्थ, पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ, वह पदार्थ जो होता है वह तीन रूप में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है। चौथा होता है प्लाज्मा के रूप में, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है, तीन, ठोस, द्रव और गैस। इसमें सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण किसमें होता है, विसरण का जो दर है वह सर्वाधिक तीव्र होता है किसमें, तो गैस में होता है। गैस में विसरण का दर जो है वह सर्वाधिक तीव्र होता है। विसरण जो होता है सबसे तेजी से किसमें होता है, तो गैस में होता है, गैस में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है, यानी कि कार्बन का जो अपरूप है, कार्बन का अपरूप है कौन सा, कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा। हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। यहाँ प्रश्न पर देखेंगे क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो उष्मा उष्मा और विद्युत का उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक, सुचालक, उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह एकमात्र अधातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और बाद बाकी जितने जो अधातु होते हैं वो सब क्या होता है, वो सब कुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, लेकिन एकमात्र ये ग्रेफाइट जो है अधातु व उष्मा का सुचालक और विद्युत का भी सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए, यानी कि फल जो है, फल फल जो है उसे पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, किस रासायनिक गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में, तो एसिटिलीन गैस का, एसिटिलीन गैस का। और यह क्या है, कृत्रिम ढंग से पकाने का विधि है, यानी कि इस गैस का प्रयोग
कृत्रिम रूप से जब फल को पकाते हैं तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और जब प्राकृतिक रूप से यानी कि पेड़ में अगर पकता है कोई फल, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पकता है, तो उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो एथिलीन का, एथिलीन का, एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रूप से जो पकता है फल, उसमें एथिलीन गैस प्रयोग किया जाता है। और नेचुरल, नेचुरल जिसे कहते हैं नेचुरल। और एसिटिलीन क्या है? यह कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए है, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए है। और यह एसिटिलीन गैस कहाँ से आता है? एसिटिलीन गैस तो कार्बन, कार्बाइड जो हम लोग सुनते हैं गांव में, कोई फल को पकाने के लिए दुकान से जाते हैं तो क्या लाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं। और जब उस पर जल की मात्रा जब देते हैं तो जल से अभिक्रिया करके उससे कौन सा गैस बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यानी कि कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन होता है, और उसके अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है उसमें? तो जैसे यहाँ पर देख लेंगे, CH4, CH4 क्या है? यह यौगिक है, CH4 क्या है? यौगिक है। और हो जाएगा इसमें H2SO4, H2SO4 ये नहीं होगा। इसी को देख लेते हैं, क्या है? यह यौगिक है, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें क्या है? कार्बन है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या है इसमें? कार्बन है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब है कि उसमें कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है। और यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्व या धातु के मिश्रण से जो बना समीकरण है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, यौगिक। यह क्या है? यौगिक है। और इसमें क्या है? कार्बन की मात्रा है, हाइड्रोजन के अलावे, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? यानी कि बॉक्साइट जो है, इससे किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? एथिलीन का, एथिलीन सही है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बॉक्साइट जो है वह किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? यानी कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, वह एल्युमिनियम जो है उसका ऑक्साइड है कौन? बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत पानी है, कितना प्रतिशत पानी है? हमारे शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 70%, लगभग, लगभग 70%। एल्युमिनियम सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? 70% जल होता है शरीर के कुल वजन का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? शिशु का, शिशु का यानी कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे, उसमें का जो लिंग निर्धारण होता है, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है कि वह बच्चा लड़का है या लड़की, वह किसके क्रोमोसोम से, किसके क्रोमोसोम से? तो पिता के क्रोमोसोम से। यानी कि किसी भी लड़के या लड़की का जो बचपन में जो लिंग निर्धारण होता है बच्चे का, उसमें पिता के क्रोमोसोम के कारण होता है, पिता के क्रोमोसोम के कारण लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है। फ्लैश बल्ब जो होता है, जैसे मोबाइल में होता है फ्लैश बल्ब होता है, और कहीं कहीं पर प्रयोग किया जाता है, कैमरे में प्रयोग बल्ब का, तो उसमें उसका जो तार बना होता है, तार, वह किसका बना होता है? किस धातु का बना होता है? फ्लैश बल्ब का तार किस धातु का है? पिता के क्रोमोसोम से। सही है आंसर उसका। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किस धातु से बना होता है? तो मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से धातु से फ्लैश बल्ब का तार बना होता है। एक्स वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम, हाँ एक्स वाई क्रोमोसोम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर, सबसे कठोर पदार्थ
सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, हीरा। और हीरा क्या है? यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन, कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। और अगर कठोर तत्व की बात करें, कठोर तत्व की, कठोर, सबसे कठोर तत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, यानी कि पीटी, प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अदरक क्या है? अदरक, अदरक क्या है? प्रावर्तित तना है। अदरक क्या है? प्रावर्तित तना है। और तना में कौन सा आ जाता है? आलू भी आता है। आलू, आलू, हल्दी, आलू, हल्दी, आलू, हल्दी, आलू, हल्दी और अदरक क्या है? प्रावर्तित तना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह, प्लेटिनम। लाल ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल का जो उपग्रह है, मंगल ग्रह का जो उपग्रह है, दो उपग्रह है, इसका कितना उपग्रह है? तो और कौन कौन सा है? तो फोबोस, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस दो उपग्रह है इसका, फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु के बारे में बताए थे कि परमाणु का त्रिज्या, परमाणु के केंद्र का त्रिज्या और दोनों के त्रिज्या के अंतर कितना होता है, ये सब बताए थे। बताइए आप लोग। परमाणु के, परमाणु का त्रिज्या क्या हो जाएगा? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और परमाणु के केंद्रक की अगर बात करें, परमाणु के केंद्रक, परमाणु के केंद्रक या केंद्र, परमाणु के केंद्र की अगर बात करें, परमाणु के केंद्र की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना। बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी कि वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दबाव जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं, वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं किसमें? बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब जब मापते हैं तो उसमें किसका? पारे का प्रयोग करते हैं। उसको मापने में पारे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पारे का एकाएक, एकाएक यानी कि अचानक गिरना। पारा जो है वो अचानक जब गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। तूफान और आंधी, तूफान और आंधी आने का संकेत होता है। आंधी तूफान आने का संकेत क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो मापते हैं उसमें बैरोमीटर में पारे का, पारे का अचानक गिर जाना क्या होता है? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। और अगर धीरे धीरे अगर गिरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे अगर पारा, पारा गिरे, धीरे धीरे अगर गिरे पारा, पारा जो है अगर धीरे धीरे गिरे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्षा होने की संभावना होगी, वर्षा, वर्षा होने की संभावना होगी जब पारा जो है वह धीरे धीरे गिरने पर। पारा जो है धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना। और अगर बैरोमीटर का पारा, बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? साफ मौसम रहेगा, साफ, साफ मौसम, साफ मौसम का संकेत होगा। मौसम साफ रहेगा तो उसका संकेत क्या है? पारे का धीरे धीरे, पारे का ऊपर चढ़ना, यानी कि पारे जब, पारा जो है बैरोमीटर का वो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ रहेगा। और अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा होने की संभावना। और अचानक अगर नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आने की संभावना। तो ये समझ में आ गया होगा सब। इससे रिलेटेड जो तीन प्रश्न है वो सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रत्यावर्ती धारा, भारत में भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा में इसकी आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति इसकी कितनी होती है? कितना होगा आवृत्ति? 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होता है। एसी करंट में, कितना आवृत्ति होता है इसका? 50 हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कितना होता है? ये वाला जो प्रश्न है ये पहले भी आया था। कितना होता है? SO3 एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कितना है? SO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। सही है, H2SO4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक? तो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। और एक और इसका मात्रक होता है, ये आवेश है, आवेश बराबर क्या होता है? धारा, धारा गुने समय होता है। तो धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। और टाइम को सेकंड में, तो इसे क्या कहेंगे? एम्पियर सेकंड भी कहेंगे। आवेश की मात्रक जो है आवेश का, उसे क्या कहेंगे? एम्पियर सेकंड भी कहेंगे, या अगर एमकेएस पद्धति में कहे तो कूलम्ब कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो होता है घरेलू, उसमें प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? प्रयोग किया जाने वाला तत्व कहे या गैस कहे? फ्रियोन क्या है? फ्रियोन गैस है। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं या तत्व का प्रयोग करते हैं? तो फ्रियोन का, फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई, समतल दर्पण की नाभिकीय, नाभिकीय लंबाई कहे या इसे वक्रता त्रिज्या कहे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, नाभिकीय लंबाई या वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर अनंत है, अनंत है तो क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत हो जाएगा। यानी कि अगर नाभिकीय लंबाई पूछे तो अनंत होगा, या वक्रता त्रिज्या पूछे तो अनंत होगा। और जो वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस जो होता है, फोकस, फोकस वक्रता त्रिज्या को सी से डिनोट करते हैं। सी से क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं किससे? सी से। और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है क्या? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। यानी कि इसको आधा करेंगे तो वह एफ के बराबर आएगा, यानी कि फोकस के बराबर आएगा। तो जब इसका वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या जो होगा अनंत होगा, तो फोकस भी क्या हो जाएगा? फोकस भी अनंत हो जाएगा, फोकस भी अनंत हो जाएगा। चलिए इतने अच्छे से समझा देते हैं, ऑनलाइनर प्रश्न है लेकिन हम कम समय में ही समझा के चलते हैं। समझ के चलिए आप लोग भी, ताकि अगर इससे थोड़ा भी अलग प्रश्न आए तो वो भी बन जाए। ऐसा ना कि जो बता रहे हैं बस वैसा ही अगर प्रश्न आए तो बने, और इसे थोड़ा भी अलग अगर पूछे लैंग्वेज घुमा के तो नहीं बने। इसलिए हम बता देते हैं ये सब भी। अगला प्रश्न है अर्धचालक का उदाहरण क्या है? अर्धचालक का, अर्धचालक का उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, और एक जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। तो जर्मेनियम भी याद रखिएगा, जर्मेनियम, 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 सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बादल वायुमंडल में तैरता है, बादल जो है वह वायुमंडल में तैरता है। वायु वायुमंडल में जो बादल तैरता है वह किस कारण, किस कारण से बादल में, वायुमंडल, वायुमंडल में बादल तैरता है? किस कारण से? तो कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। बादल का जो घनत्व होता है वह कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? वायुमंडल में बादल तैरते हुए नजर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। अभिवहन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे कैसी तरंग है? प्रकाश जो है वह कैसी तरंग है? प्रकाश, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ 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 प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ और अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंग है। और ध्वनि जो है, ध्वनि ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य अनु अनुदैर्घ्य 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 और यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट जो है यह किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट जो है वह किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट जो है वह लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट। और इसका रासायनिक रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है लोहे का, मैग्नेटाइट का? Fe3O4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ माप के मान में क्या होता है? ताप में अगर वृद्धि करते हैं, तो प्रत्यास्थ के माप का मान क्या होता है? प्रत्यास्थ के माप का मान क्या होता है? जब ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो प्रत्यास्था जो होता है, प्रत्यास्था के मान में क्या परिवर्तित होगा? उसके मान में क्या परिवर्तित होगा? क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था माप में क्या अंतर होगा? घटेगा। ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो प्रत्यास्था का जो मान होगा उसको अगर मापेंगे तो उसका मान क्या होगा? घट जाएगा। मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित वाहन में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? स्वचालित वाहन यानी कि वह वाहन जो है वह खुद से वाहन चलेगा। स्वचालित वाहन स्वचालित वाहन जो है उसमें जो प्रयोग किया जाता है द्रव चलित ब्रेक। ब्रेक जो है द्रव चलित ब्रेक, यानी इसे हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम से, सही है, पास्कल के नियम पर आधारित है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। और यह किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी है? रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी है प्रकृति में पाई जाने वाली? कितनी हो जाएगी? तीन। तीन हो जाएगी, तीन। और कौन कौन सा? रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो रेडियो सक्रियता सक्रियता रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूलर ने। हेनरी हेनरी बैक्यूलर बैक्यूलर हेनरी बैक्यूलर ने किया था रेडियो सक्रियता की खोज। और रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है उसका जो नाभिक होता है, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक जो होता है वो क्या होता है? अस्थिर होता है, यानी कि गतिशील होता है। और वह स्थिरता प्रदान करने के लिए, यानी कि स्थिर होने के लिए क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तीन तीन किरण का उत्सर्जन करता है। कौन कौन सा? तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा अल्फा
बीटा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, तत्व तत्व जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व, वह 3 प्रकार का किरण उत्सर्जित करता है। कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं होता है। वसा में, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? तो सबसे पहले देख लें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में, वसा में घुलनशील, वसा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? के ई डी ए, के के ई डी ए होता है वसा में घुलनशील। तो अब बच गया जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन हो जाएगा? बी और सी, बी और सी। यहाँ पर क्या पूछा गया है? वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर बी और सी दिया गया है। और अगर आता कि वसा में घुलनशील कौन होगा, तो के ई डी ए हो जाएगा। विजय पाल जी, के ई डी ए सही है। और बी सी विटामिन नहीं सही है आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बेल किसकी इकाई है? बेल जो है, बेल वह तीव्रता की इकाई है। बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की। बेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की इकाई है बेल। बेल जो है, बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की। बेल क्या हो जाएगा? तीव्रता की इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग। राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग क्या हो जाएगा आंसर? पवन का वेग, यानी कि हवा का वेग, हवा का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का, एनीमोमीटर का, एयर के लिए। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वल्व, मानव के हृदय में कितने वल्व यानी कि कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव के हृदय में, हृदय में, हृदय जो होता है मानव का, वह कितने कोष्ठीय होता है, यानी कि उसमें कितना वल्व होता है? कितना वल्व होता है? तो 4 होता है, 4। और कौन कौन सा होता है? तो 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद और 2 निलय, दो, 2 अलिंद, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इसमें कुछ मिस हो गया है। क्या हो जाएगा यहाँ? विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हो जाएगा। और प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है मात्रक? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। और प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विकास कुमार जी, दिल किसी का कितना ही बड़ा हो लेकिन उसमें 4 ही कोष्ठक होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें भी 2 अलिंद और 2 निलय ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, चाहे दिल का साइज कितना ही बड़ा हो। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या है? विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोधकता कर लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता या इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा मात्रक? ओम मीटर हो जाएगा। और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। ध्यान रखिएगा ये वाला। यहाँ यहाँ प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है। कैंसर के उपचार में कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कौन से आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? कोबाल्ट 60 का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जल, वायु, पारा तथा लोहा। जल, वायु, पारा तथा लोहा में किसमें ध्वनि ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यानी कि ध्वनि जो है, ध्वनि को संचरण के लिए, यानी कि ध्वनि के गमन करने के लिए उसका माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि माध्यम के बिना ध्वनि का गमन यानी संचरण नहीं हो सकता है। बिना माध्यम का ध्वनि संचरण नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है? जल, वायु, पारा तथा लोहा, ये सब क्या है? ये सब माध्यम है। ये सब माध्यम है जिससे जिससे ध्वनि को गुजारा जाता है। तो सबसे अधिक तेज गति किसका होगा? जल में, वायु में, पारा में, लोहा में सबसे अधिक तेज किसका होगा? तो सबसे अधिक जो होता है तीव्र गति, वह ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि का गमन जो होता है वह सबसे तीव्र गति से होता है। तो इसमें ठोस कौन सा है? जल द्रव है, वायु वायु हवा है, और ये पारा है। पारा जो है, पारा और लोहा, इसमें पारा और लोहा में लोहा जो है सबसे अधिक ठोस है। लोहा सबसे अधिक ठोस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसी में सबसे अधिक तीव्र गति हो जाएगा ध्वनि का। क्या हो जाएगा आंसर? लोहा हो जाएगा। लोहा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक प्रिज्म से गुजरने पर एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? अपरिवर्तित अपरिवर्तित करने का मतलब है कि उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। परिवर्तन बहुत कम होता है। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, कोई प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें जो रंग निकलता है, जैसे सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है, तो 7 रंग का जो प्रकाश बनता है उसमें सबसे सबसे अधिक अपरिवर्तित, यानी कि जिसमें बदलाव बहुत कम हो, न के बराबर बदलाव हो, वो कौन सा रंग है? तो लाल हो जाएगा। लाल अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित। लाल जो है वह लाल लाल सबसे अधिक अपरिवर्तित है, यानी कि इसमें बहुत कम बदलाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह पर तापमान होता है, यानी कि सूर्य का जो सतह है, सतह उस पर तापमान कितना हो जाएगा? सूर्य की सतह पर तापमान कितना होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान सूर्य की सतह पर। बैगनी सबसे कम होता है। सबसे अधिक अपरिवर्तित कहने का मतलब है कि परिवर्तन बहुत कम होगा, और परिवर्तन सबसे अधिक किसमें होगा? तब हो जाएगा क्या? बैगनी हो जाएगा। बैगनी। बैगनी यानी कि सबसे कम अपरिवर्तित कहे तब हो जाएगा बैगनी। बैगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीडेराइट। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट। सीडेराइट जो है वह किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। लोहे का अयस्क है। और लोहे का और अयस्क कौन कौन सा है? तो मैग्नेटाइट। मैग्ने मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमे हेमाटाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क है। बैगनी का परिवर्तन ज्यादा है। हाँ, बैगनी का परिवर्तन ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहे का अयस्क। सीडेराइट जो है क्या है? लोहे का अयस्क है। और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ताप एवं विद्युत का सुचालक। ताप ताप और विद्युत का सुचालक अधातु है। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ये पहले भी ये प्रश्न बता चुके हैं आप लोगों को। बताइए आप लोग।
क्या हो जाएगा? ताप और विद्युत का सुचालक और धातु यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। और ग्रेफाइट क्या है? यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। और यह क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो जाता है। एकमात्र अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। प्रवीण कुमार जी, रिकॉर्ड देखते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा है, सूर्य में जो विशाल ऊर्जा है, यानी कि उसमें ऊर्जा की मात्रा जो है, सूर्य में विशाल ऊर्जा की मात्रा जो है, उसका स्रोत क्या है? सूर्य में विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में विशाल ऊर्जा की मात्रा विद्यमान होती है। सूर्य में विद्यमान होती है ऊर्जा की मात्रा, वह नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुंबक के, ये वाला प्रश्न कल भी आया था, कल के क्लास में भी आया था। चुंबक के विपरीत ध्रुव यानी कि अलग अलग ध्रुव, दो ध्रुव होता है किसी भी चुंबक में। कितने ध्रुव होते हैं? किसी भी चुंबक में चुंबक चुंबक में किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है। दो ध्रुव होता है। कितना ध्रुव होता है? दो ध्रुव होता है। और दोनों अगर विपरीत ध्रुव यानी कि एक उत्तर और एक दक्षिण, एक उत्तरी ध्रुव हो और एक दक्षिणी, क्या है? विपरीत ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो तो क्या हो जाएगा? चुंबक के बीच आकर्षण हो जाएगा। दो चुंबक को अगर दो चुंबक को अगर चिपकाया जाए तो उसमें अगर ध्रुव जो होगा उसका अगर विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। और अगर समान ध्रुव रहे तो विकर्षण हो जाएगा। जैसे उत्तर उत्तर हो तो विकर्षण हो जाएगा, और दक्षिण दक्षिण हो तो भी विकर्षण हो जाएगा। और वही अलग अलग रहे, उत्तर और दक्षिण रहे, जैसे यहाँ पर है उत्तर और दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। और उत्तर उत्तर हो तो विकर्षण, या दक्षिण दक्षिण हो तो विकर्षण हो जाएगा। यानी कि समान ध्रुव के बीच क्या होगा? समान ध्रुव के बीच हो जाएगा विकर्षण। और अलग अलग ध्रुव में क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। आकर्षण हो जाएगा। सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रोग यानी कि टीबी से, क्षय रोग को क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। टीबी जो बीमारी है उसे क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग टीबी से शरीर के प्रभावित अंग, यानी कि क्षय रोग जो बीमारी होती है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या हो जाएगा आंसर? फेफड़ा प्रभावित होता है। शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। और ये क्षय रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है क्षय रोग। और यह क्या होता है? इसमें फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है टीबी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आरबीसी। आरबीसी आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण। लाल रक्त कण आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? लाल रक्त कण जो है उसका कब्र किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का अगर पूछे, डब्ल्यूबीसी का तो 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन होता है। और यह इतने दिनों के बाद जब मरता है, यह ब्लड जो है, आरबीसी जो है, वह जब डेड हो जाता है यानी कि मर जाता है, तो वह कहाँ पर जाता है? प्लीहा में जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारे का प्रमुख अयस्क, ये वाला प्रश्न कभी भी आता है पारे का, तो बता देते हैं कि पारा
जो है उसे क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं या सिनेबार भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिनेबार जो है इसका अयस्क हो जाएगा। सिनेबार क्या हो जाएगा, पारे का अयस्क हो जाएगा सिनेबार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। यहाँ पर भी आ गया मरकरी। अभी बताएं कि मरकरी जो है वह क्या है। मरकरी पारा को कहते हैं और इसे Hg से, Hg इसका रासायनिक प्रतीक है, Hg। और इसे ही सिनेबार भी कहते हैं, यानी कि सिनेबार का अयस्क है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो अगर मिश्र धातु जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। दो या दो अधिक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। तो उसमें अगर एक धातु मरकरी है, अगर एक धातु मरकरी है और दूसरा कोई भी हो, दूसरा धातु कोई भी हो, अगर एक धातु मरकरी है तो उसे क्या कहेंगे, उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। उस मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे, अमलगम। यानी कि कोई भी धातु का मिश्रण है और अगर उसमें अगर मरकरी यानी कि Hg है, Hg एक है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे, अमलगम कहेंगे। उस मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान, ये जी क्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और इसका मान अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ पर होता है जी का मान। क्या हो जाएगा आंसर, आयुषी, पृथ्वी के ध्रुव पर हो जाएगा। सही है आपका आंसर, क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पर होगा, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम का मान कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत, विषुवत रेखा पर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। और शून्य कहाँ पर हो जाएगा, हाँ आपका कमेंट थोड़ा पीछे चल रहा है विकास कुमार जी, आपका कमेंट थोड़ा पीछे चल रहा है। पृथ्वी के ध्रुव पर क्या हो जाएगा आंसर, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम माना जाता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर। और शून्य कहाँ पर होता है, शून्य, यानी कि जी का मान, जी का, जी का मान, जी का मान जो होता है वो शून्य कहाँ पर होता है, तो केंद्र में होता है, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है जी का मान। अगला प्रश्न देखेंगे। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। उष्मा का, उष्मा का एसआई मात्रक अगर पूछे तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। उष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। और इसका अगर सीजीएस मात्रक पूछे, सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी। क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन थे। यानी कि स्टेनलेस स्टील क्या है, यह मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है, मिश्र धातु है। और इसका आविष्कारक कौन था, स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक। पटना में यह कोचिंग जो है संस्थान, यह मुसल्लपुर हाट में है, मुसल्लपुर हाट में। क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन हो जाएगा, तो हैरी ब्रेयरले, हैरी ब्रेयरले, ब्रेयरले। क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैरी ब्रेयरले, हैरी ब्रेयरले। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है। मनुष्य के, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। और जब ये 7.4 है तो क्या हो जाएगा, यह क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहले, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजा, उपग्रह भेजा गया था। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। यानी कि पृथ्वी के कक्षा में, पृथ्वी के कक्षा में, यानी पृथ्वी जिस कक्षा में, सूर्य की परिक्रमा करती है, उस कक्षा में
सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? कृत्रिम उपग्रह को सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था, वह कौन सा है? वह कौन सा उपग्रह है? कौन सा उपग्रह है? क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1 हो जाएगा। स्पुतनिक 1। नाहर वाला रोड पर, हाँ वही नाला रोड में है। नाहर वाला रोड में क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1 हो जाएगा। स्पुतनिक 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जगत नंदिनी जी, वेलकम है आपका। क्लास कीजिए अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सीएनजी का अर्थ क्या होता है? सीएनजी, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीएनजी का पूर्ण रूप बताइएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। यानी कि इंजन जो है वो कैसा है? डीजल इंजन है। डीजल इंजन है और डीजल इंजन में अगर पेट्रोल डाल दिया जाए, कोई भी डीजल इंजन का अगर वाहन है तो उसमें अगर पेट्रोल डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा? पेट्रोल डाल देने से क्या हो जाएगा? इंजन जो है काफी खराब हो जाएगा, खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वह बहुत ही खराब चलेगा और धुआं बहुत ज्यादा ही देगा। वह इंजन क्या करेगा? धुआं बहुत ज्यादा देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण जो होता है वह किसकी कमी से होता है? निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? क्या हो जाएगा आंसर? पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के कारण निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण किससे होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के द्वारा होता है। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मृदा में जलहीनता मापन, मृदा यानी कि मिट्टी में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है? यानी कि मिट्टी में जल की कमी जो होता है उसे मापते हैं। जल की कमी को मापते हैं। मिट्टी में जलहीनता यानी कि क्या होगा? कमी। जल की कमी को मापते हैं। जल की कमी को मापते हैं मिट्टी में किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा मिट्टी में जलहीनता की माप किया जाता है। जल की कमी को माप किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। हाइग्रोमीटर, सही है हाइग्रोमीटर। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है। उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। सही आंसर, ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? मानसिक तनाव के कारण बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? मानसिक तनाव हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल, रक्त में रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? किस बीमारी में होता है? यानी कि रक्त में जो उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होता है, यानी कि रक्त में यूरिक अम्ल होता है और अत्यधिक मात्रा में अगर यूरिक अम्ल होता है, अत्यधिक मात्रा में यूरिक अम्ल अगर होता है तो वह कौन से बीमारी का लक्षण होता है? कौन से बीमारी का लक्षण होता है?
यूरिक अम्ल अधिक होने का कारण कौन से बीमारी का लक्षण होगा? तो गाउट बीमारी का। बीमारी का नाम क्या है? गाउट है। गाउट है। इसमें क्या होता है? रक्त में रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर जो होता है वो अत्यधिक उच्च हो जाता है। अत्यधिक उच्च हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन। मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन जो है उसे क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं, मिट्टी के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के बारे में मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शहद का मुख्य अवयव। शहद का मुख्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ अवयव हो जाएगा। अवयव। यहाँ पर अवश्य लिखा हुआ है, ये गलत है, अवयव हो जाएगा। शहद का मुख्य अवयव कौन है? शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य अवयव क्या होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन। एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन होता है। लुसेंट का न्यू बैच, अभी ये बिहार पुलिस का जो चल रहा है वही अभी खत्म करना है। उसके बाद बिहार पुलिस के एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही कोई बैच आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? यानी कि हार्मोन का नाम बताना है जिसमें आयोडीन होता है। आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। और यह कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और इसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। आयोडीन पाया जाता है किस हार्मोन में? तो थायरोक्सिन हार्मोन में। थायरोक्सिन। और यह स्रावित कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डेसिबल होता है। डेसिबल। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? डेसिबल में क्या होता है? ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। क्या हो जाएगा? डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को। ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है। ध्वनि के स्तर का मापन किया जाता है किसमें? डेसिबल में।